हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेके सिविल सर्विसेज। ठीक है, हम कल का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हमने किया था कोरम तक, हम कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउसेस कर रहे थे। अब अगर हमें लोकसभा में या राज्यसभा में हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर हमें प्रोसीडिंग्स कुछ भी करना है, डिस्कशन करना है, बिल पास करने हैं, तो एक कोरम का होना जरूरी है। मतलब एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एमपी जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, तब ही जाके कुछ डिस्कशंस होंगी, कुछ बिल पास होंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ ये भी ऐड कर दिया गया प्रोविजन की इस 1/10 को जो है में भी पार्लियामेंट अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है, यानी कि 1/10 ऑफ 245 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा के हैं, प्रेजेंट होने चाहिए, तभी कोई डिस्कशन और डिबेट्स होंगी। ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोरम नहीं है, इतने मेंबर्स अगर प्रेजेंट नहीं है हमारे पास राज्यसभा में या लोकसभा में, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, एडजर्न कर सकता है हाउस को टिल कोरम ना बैठे, 1/10 मेंबर्स ना बैठे किसी भी डिस्कशन के लिए। अब बात होती है कि डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे हमारे एमपीज। एक तो परमानेंट वैकेंसी अगर क्रिएट हो गई, वैकेशन, और डिस्क्वालीफाई वो उनको कैसे किया जा सकता है। अगर आर्टिकल्स नहीं याद रखे आप, जो याद रह रहे हैं, वजह से 100 रखना है याद आपको, और साथ ही साथ गवर्नर्स के कुछ हैं, और 51A तक मैंने आपको बताया है, वो अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ से आगे प्रोविजन देख लीजिए। अगर कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी मेंबर है, ठीक है, उसे क्या करना है, उसे अपने एक हाउस की किसी की, इनमें से किसी की एक मेंबरशिप जो है वो वकेट करनी है। अगर इसने टाइम रहते खुद से नहीं की, तो पार्लियामेंट बाय लॉ विल प्रोवाइड फॉर वेकेशन। पार्लियामेंट खुद से कोई लॉ बनाएगी और अपनी मर्जी से जिस हाउस की चाहे उस हाउस की वेकेट कर सकती है उस मेंबर की, तो इस केस में वेकेशन हो सकता है। नंबर सेकंड, अगर कोई पार्लियामेंट, अब अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा पार्लियामेंट एमपी भी है और प्लस किसी स्टेट का एमएलए है या एमएलसी है। देखिए, अगर स्टेट में बाइकैमरलिज्म होता है तो उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। सभी स्टेट्स में नहीं है काउंसिल, कुछ स्टेट्स में ही है, जैसे जेएंडके में थी पहले। ठीक है। तो अब ये देखिए, कोई एमपी भी है और इन दो में से कोई एक भी है। इस केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो है एक टाइम पीरियड देगा इसको कि हाँ ठीक है, आपको 10 दिन या 15 दिन दिए जाते हैं। यू हैव टू स्पेसिफाई कि आपको कौन सी सीट पर कंटिन्यू करना है। आपको एमपी एज एन एमपी कंटिन्यू करना है, एज एन एमएलए और एज एन एमएलसी कंटिन्यू करना है। तो एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया जाएगा। अगर इस टाइम पीरियड में उसने अपना डिसीजन नहीं दिया तो पार्लियामेंट में उसकी सीट जो है वो वकेट की जाएगी। ओके, पार्लियामेंट में सीट जो है वकेट की जाएगी। और कैसे वकेट हो सकता है, अगर कोई एमपी अपना रेजिग्नेशन देता है, और रेजिग्नेशन किसको देना है, चेयरमैन को। लोकसभा के केस में चेयरमैन को देना है और राज्यसभा के केस में स्पीकर को देना है, लेकिन वो रेजिग्नेशन जेन्युइन होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, किसी के दबाव में आके नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 60 डेज के लिए कंटिन्यूअसली एब्सेंट है विदाउट परमिशन, तो उस केस में भी जो है वो सीट जो है वकेट होगी। और साथ ही साथ डिस्क्वालीफाई कैसे होगा, एज पर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड 102 क्लॉज 2। अब इन दो क्लॉज में, इन आर्टिकल्स में क्या बताया गया है कि डिस्क्वालीफाई कैसे होता है एक एमपी। देखो, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 102 क्लॉज 1, अगर कौन डिस्क्वालीफाई होगा, अगर वो एमपी जो एक ऑफिस ऑफ एमपी के अलावा एक और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। हमने ये पढ़ा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा। अगर वो अनसाउंड माइंड का है, मेंटली अगर वो फिट नहीं है, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब उसने इतना कर्जा ले रखा है कि वो वापस पे नहीं कर सकता, अगर उसने वॉलंटरली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, अगर उसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो इंडिया की उसकी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो मतलब क्या, वो इंडिया का सिटीजन रहा ही नहीं, तो फिर उसकी जो मेंबरशिप भी है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ बताया कि डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, 12 शेड्यूल मैं आपको 12 बता रही हूँ, करने हैं हमें, आपको सिर्फ लर्न करने हैं ये किस शेड्यूल में क्या है। तो आप सिर्फ ये याद रखो कि 10th आर्टिकल 102(2) क्या कहता है कि
डिस्क्वालीफाई कौन होगा? वो लोग होंगे जिनके बारे में 10th शेड्यूल में बताया गया है, ठीक है, ओके। फिर आता है आर्टिकल 103, अगर कहा गया इफ ए क्वेश्चन अराइजेज ऑन डिस्क्वालिफिकेशन बाय, अगर क्वेश्चन अराइज होता है, ये जितने भी बताए हुए ना कंडीशंस, इन कंडीशन पर अगर डिस्क्वालिफिकेशन का कोई क्वेश्चन अराइज होता है, कोई डाउट अराइज होता है, तो डिसीजन कौन लेगा? प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा कि हाँ ये डिस्क्वालिफिकेशन वैलिड है या नहीं वैलिड है, डिसीजन प्रेसिडेंट लेगा। लेकिन प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे, किसकी रिकमेंडेशन पे डिसीजन लेगा? ऑन द, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो गया एक। अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है अंडर 102 क्लॉज 2 यानी कि 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग, एट दैट टाइम फाइनल डिसीजन किसका होगा? उस हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, ठीक है, हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट आता है आपका, हाँ, कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो गया, कोरम हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। अब आता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब होता क्या है लेजिस्लेशन के अंदर? एमपीज क्या काम करते हैं? एमपीज काम क्या करते हैं? वो बिल पास करते हैं, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते हैं, एक्ट्स बनाते हैं। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में हमें यही पढ़ना है। देखिए 4 तरीके के बिल होते हैं हमारे, एक ऑर्डिनरी बिल हुआ, मनी बिल हुआ, फाइनेंशियल बिल हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हुआ। प्रोसेस क्या है? किसी भी हाउस ने, चाहे लोकसभा ने चाहे राज्यसभा ने, बिल अगर मतलब अभी जब बिल जो है ना, बिल जब पास हो जाता है ना, वो बिल ही पास होके एक्ट बनता है। तो जो प्रपोजल्स है, किसी एमपी को कोई बिल पास करें तो पहले वो प्रपोजल्स इन द फॉर्म ऑफ बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा। इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर वो किसी एक हाउस में पास हो गए, उसको सेकेंड हाउस में भेजा जाएगा। किसी एक हाउस में पास हो गया, उसको सेकेंड हाउस में भेजा जाएगा, या इस केस में लोकसभा में, इस केस में राज्यसभा में। यहाँ पर भी पास हो गया तो फिर भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास, किस लिए? एसेंट देने के लिए, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो होता है। एसेंट देने के लिए प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया तो वो जो बिल है पास हो गया, वो लॉ बन गया। अब बात आती है प्रेसिडेंट किस केस में एसेंट देगा, किस केस में एसेंट नहीं देगा, वो हमें करना है। तो बिल्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्रेसिडेंट की का एसेंट पढ़ेंगे और प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स क्या क्या है बिल के रिलेटेड। जब वो पढ़ोगे फिर ये आपको इजीली अंडरस्टूड होगा, ठीक है। तो पहले हम प्रेसिडेंट का असेंट टू बिल पढ़ेंगे। ये आपका आर्टिकल 111 में दिया है, आर्टिकल नंबर याद रखना, ठीक है, ये वाला आर्टिकल नंबर याद रखना। आर्टिकल 111 कहता है कि वंस बिल जो है पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, प्रेसिडेंट और उसको प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को प्रेजेंट जब कर दिया गया तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। 3 ऑप्शंस होते हैं, ये 3 ऑप्शंस हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर्स हैं वो भी कवर कर लेंगे। इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, ओके। अब 3 केसेस क्या क्या करेगा प्रेसिडेंट। नंबर 1 केस, बिल जो है दोनों हाउसेस से पास हो गया और प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, प्रेसिडेंट ने विदाउट एनी अपोजिशन उसको एसेंट दे दिया, हाँ जी बिल पास हो गया, बिल जो है वो एक्ट बन गया। दूसरे केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट विद होल्ड करेगा एसेंट। प्रेसिडेंट के पास बिल भेज दिया, बिल पास हो गया, बिल भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट एसेंट ही नहीं देगा, नहीं दिया मतलब बिल जो है यहाँ पर एंड हो गया। इसको कहते हैं, जब प्रेसिडेंट विद होल्ड करता है एसेंट, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। यहाँ पर समझना, जो एब्सोल्यूट वीटो है ये ज्यादातर प्रेसिडेंट प्राइवेट मेंबर बिल जो होते हैं ना उन पर यूज करता है, ठीक है। अब ये समझो प्राइवेट मेंबर बिल क्या है। यह आपका लेजिस्लेचर है, यहाँ पर सब जो इलेक्शन जीत के गए हैं हमारे एमपीज वो बैठे हुए हैं। अब इनमें से कोई जो मेजॉरिटी पार्टी है वो मिनिस्टर्स बन गए हैं, तो जो मिनिस्टर है वो एमपी भी है प्लस मिनिस्टर भी है। तो जब वो कोई बिल लाता है तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट का बिल, गवर्नमेंट बिल, ठीक है, इसे गवर्नमेंट बिल कहते हैं। और जब वो कोई एमपी जो मिनिस्टर नहीं है वो कोई बिल प्रपोज करता है उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो प्राइवेट मेंबर बिल के केस में ज्यादातर
एब्सोल्यूट वीटो जो है वो प्रेसिडेंट यूज करता है, और एब्सोल्यूट वीटो क्या है, विद होल्ड करता है, एसेंट नहीं देता है। उसको गवर्नमेंट बिल क्यों कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी है, सरकार किसकी है, वही जो मेजोरिटी में है ना। इसके बाद आता है आपका तीसरा रिटर्न। अच्छा, तीसरे केस में क्या करेगा प्रेसिडेंट जो है, रिटर्न वंस फॉर रिकंसिडरेशन, बिल को जो है रिटर्न करेगा, वापस करेगा एक बार, ताकि इसको रिकंसिडर किया जाए, ठीक है ना। मतलब थोड़े से टाइम के लिए इसको सस्पेंड करता है, थोड़े से टाइम के लिए इसको सस्पेंड करता है, तो इसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, अगर रिटर्न के बाद हाउस ने फिर से बिल को वापस भेजा प्रेसिडेंट को, तो उस केस में प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट, दैट इज ही कैन नॉट विदहोल्ड हिज एसेंट। फिर वापस भेजने के बाद अगर फिर से बिल भेजा तो उसको एसेंट देना ही देना है। अच्छा, आपको याद होगा जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव कर रहे थे, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट को एक पावर दी थी, मिक्स नहीं करना चीज को। उस केस में प्रेसिडेंट को पावर की दी थी, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उसको वापस भेज सकता है फॉर रिकंसिडरेशन, बट ओनली फॉर वंस। तो लेकिन वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के केस में, और वो एड एंड एडवाइस है प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो वापस भेज सकता है बट ओनली फॉर वंस। यहाँ पर क्या, यहाँ पर लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, एग्जीक्यूटिव की नहीं। यहाँ पर बिल अगर भेजा तो एक ही बार वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, फिर वापस पास करना ही करना है, एसेंट देना ही देना है। दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पर एड एंड एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, यहाँ पर बिल के रिलेटेड है, ठीक है। तो वो वीटो कौन सा आ गया हमारा, सस्पेंसिव वीटो। इसके अलावा एक और तीसरा वीटो आ गया, देखो वीटो भी हमारा साथ में कवर हो गया। इसके अलावा तीसरा वीटो है हमारा पॉकेट वीटो। देखो इन तीनों केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी टाइम लिमिट नहीं मेंशन की है कि प्रेसिडेंट कितने टाइम के बाद जो है एसेंट देगा या कितने टाइम तक विदहोल्ड करेगा। टाइम पीरियड मेंशन ही नहीं है, 10 दिन 20 दिन कितने दिन, कुछ मेंशन नहीं है। तो होता यह है कि कुछ बिल्स ऐसे होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया, कुछ बिल्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट के पास गए तो प्रेसिडेंट ने अपने पॉकेट में डाल दिए, उसे कहा जाता है पॉकेट वीटो, ठीक है ना। और उन बिल्स के केसेस में जो डिसीजन होता है ना, वो पेंडिंग हो जाता है। ऑलराइट, हो गया ये प्रेसिडेंट की पावर्स रिलेटेड टू एसेंट, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, तीनों वीटो हो गए, एब्सोल्यूट वीटो। अब हम पढ़ेंगे कि बिल कौन कौन से हैं। ऑलराइट, कौन कौन से बिल है, हमने ऊपर पढ़ा 4 टाइप्स के बिल हैं, ऑर्डिनरी, फिर मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और अपना ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सबसे पहले आता है हमारा ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल मतलब ये जो ऑर्डिनरी बिल है ना, ये कोई भी हाउस स्टार्ट इनिशिएट कर सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी बिल के केस में डेडलॉक आता है, डेडलॉक कब आएगा, 3 केसेस में, यानी कि एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरा हाउस पास नहीं कर रहा है, एक हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस ने कुछ अमेंडमेंट्स बोले। अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट्स क्या होता है, कुछ चीज ऐड करना, कुछ चीज डिलीट करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर राज्यसभा ने कोई बिल पास किया, लोकसभा के पास भेजा, लोकसभा पास नहीं कर रहा है, उस केस में ज्वाइंट सिटिंग होगी। ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं हम, ऑर्डिनरी बिल्स में ज्वाइंट सिटिंग होती है, ठीक है। अगर पास हो गया, अगर तो पास हो गया दोनों केसेस में, एसेंट दे दिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हो रहा है, दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, तो ज्वाइंट सिटिंग होगी। अगर एक हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस के पास गया, दूसरे हाउस ने बोला कि भैया ये अमेंडमेंट करनी, ये 2 चीजें ऐड करो, ये 2 चीजें डिलीट करो, वापस यहाँ भेजा, लेकिन ये लोग जो है राज्यसभा जो है अमेंडमेंट्स को नहीं मान रहा है, उस केस में भी डेडलॉक होगा, ज्वाइंट सिटिंग होगी। या फिर बिल भेजा हुआ और 6 महीने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, लैप्स हो गया, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, भैया रिस्पॉन्स दे दो जल्दी, 6 महीने से ऐसे ही पड़ा है, तो भी ज्वाइंट सिटिंग होगी। अब देखो जो ज्वाइंट सिटिंग है, इट विल बी कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। यहाँ पर हम कंफ्यूज करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाएगा प्रेसिडेंट, लेकिन ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा? बुलाना अलग बात है, प्रिजाइड करना अलग बात है। सिटिंग में बैठ के पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन देखना अलग बात है। प्रिजाइड करते हैं ना ये, तो प्रिजाइड करेगा हमारा स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग किसकी होगी? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो फिर हमारा दिमाग जाएगा किसकी तरफ कि चेयरमैन करेगा, तो डिप्टी स्पीकर के बाद डायरेक्ट डिप्टी चेयरमैन प्रिजाइड करेगा अगर नहीं है।
और साथ ही साथ जो ऑर्डनरी बिल है वो पास किस प्रोसेस से होते हैं, बाय मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। डजंट मैटर कितने लोग प्रेजेंट है, 1/10 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है ना। ये तो 1/10 से अगर ज्यादा है, कोरम से ज्यादा है, जितने भी हैं तो उससे 50% से ज्यादा मेजॉरिटी जितने प्रेजेंट हैं वोटिंग, ठीक है। हो गया ये ऑर्डनरी बिल हो गया। उसके बाद आता है कुछ 2-4 चीजें जो याद रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखो अगर बिल का जो प्रोसेस चल रहा है पास होने का, ठीक है ना, हमने पढ़ा कि 3 सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं, ये बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। यहाँ पर अगर प्रोर्यूग हो गया, हमने पढ़ा ना जब सेशन एंड खत्म हो जाता है एक, तो यहाँ पे प्रोर्यूग अगर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि जब नया सेशन आएगा तो बिल जो है लैप्स हो गया होगा। अगर बिल की डिस्कशन यहाँ पर चल रही थी, पास हो गया था, तो यहाँ पर अगर प्रोर्यूग हो गया तो वो कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो प्रोर्यूग के केस में बिल लैप्स नहीं होगा। अब देखो जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, लोकसभा कब डिसॉल्व होगी, एक तो 5 साल का टर्म खत्म हो गया, या फिर मेजॉरिटी पार्टी जो है अपनी मेजॉरिटी शो नहीं कर पाई तो डिसॉल्व हो जाती है। अब देखो इस केस में क्या हो गया, कोई ऐसा बिल जो लोकसभा में पेंडिंग है, पास नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग है, तो वो लैप्स हो जाएगा। कोई ऐसा बिल जो लोकसभा ने पास कर दिया है, लेकिन राज्यसभा के पास पेंडिंग है, वो भी लैप्स हो जाएगा। जो लैप्स नहीं करेगा वो ये है, मतलब कोई ऐसा बिल जो लोकसभा ने पास नहीं किया है लेकिन राज्यसभा के पास पेंडिंग है, वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, वो याद रखिए। आपको याद होगा हमारा पहला ही लेक्चर जब हमने पढ़ा था, हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पढ़ी थी। उसमें हमने आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ा था, जो इंडिया की टेरिटरी के बारे में बात करता है। उसमें आर्टिकल 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एनी स्टेट्स, ठीक है। तो साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो होगा, ये जो प्रोसेस होगा, ये एक खालिस एक ऐसा ऑर्डिनरी बिल है जहां पर प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज जो ऑर्डिनरी बिल है ना, ऑर्डिनरी बिल में याद रखिएगा कि प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट नहीं चाहिए होता है, मतलब पहले ही प्रेसिडेंट कंसेंट दे वो जरूरी नहीं होता है, वो या तो राज्यसभा से पास होंगे या तो लोकसभा से पास होंगे। लेकिन ऑर्डिनरी बिल में एक एक्सेप्शन है, जो आर्टिकल 3 के अंडर जो आता है, ये आर्टिकल 3 के अंदर जो अमेंडमेंट होगी वो ऑर्डिनरी बिल ही होगा। हमें किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी की बाउंड्री चेंज करनी है, ठीक है, ये ऑर्डिनरी बिल ही है, लेकिन इसमें प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, ओके। ये आर्टिकल 3 कहता है ऑर्डिनरी बिल के केस में एक एक्सेप्शन है और ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। आपको याद होगा, आप प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें लिखा हुआ है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, इसको एक ऑर्डिनरी बिल माना जाएगा जो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, बट प्रायर रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट की नेसेसरी। प्रेसिडेंट साथ ही साथ जिस स्टेट के रिलेटेड हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, किसी की बाउंड्री हम चेंज कर रहे हैं, किसी का नाम चेंज करें, तो उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी वो बिल भेजना है, ये हमने पढ़ा है, ओके। ये ऑर्डिनरी केस में, ऑर्डिनरी बिल में ये एक एक्सेप्शन है। अब आता है हमारा सेकंड टाइप ऑफ बिल जो है वो मनी बिल है। मनी बिल में याद रखना हमेशा ये पॉइंट है कि मनी बिल जो है हमेशा इसको लोकसभा ही इंट्रोड्यूस करेगा, राज्यसभा से ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा, और विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और राज्यसभा के पास क्या पावर है इस केस में, समझो कुछ भी पावर नहीं है, राज्यसभा के पास भेजा जाएगा और राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम पीरियड होगा। 14 डेज में चाहे कुछ रिकमेंडेशन देनी है, चाहे लैप्स करना है, चाहे पास ना करना है, अपनी मर्जी है। जो भी रिकमेंडेशंस होगी वो बाइंडिंग नहीं होंगी। 14 डेज के बाद ऑटोमेटिकली मनी बिल जो है वो पास हो जाएगा, ओके। इसमें स्कोप ही नहीं होता है डेडलॉक का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया गया कि लोकसभा पास करेगा, राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम है, चाहे वो पास करे ना करे, रिकमेंडेशंस दे, बाइंडिंग नहीं है, तो इसमें तो डेडलॉक हो ही नहीं सकता ना, तो ज्वाइंट मीटिंग हो ही नहीं सकती। ऑर्डिनरी बिल में डेडलॉक का केस हो सकता है, देयरफॉर नो ज्वाइंट मीटिंग फॉर सिटिंग फॉर मनी बिल। अब देखिए मनी बिल की डेफिनेशन आपको बताई है 110 आर्टिकल में।
हम हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं ना फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में। अब मनी बिल में बोला गया है कि मनी बिल क्या है। मनी बिल वो है जिसमें ये सब चीजें इंक्लूड होंगी। इनको एक बार रीड दे दीजिएगा आप, ठीक है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। एक बार इनको पढ़िएगा कि मनी बिल क्या है जो इस सब के रिलेटेड रेगुलेशंस बनाएगा, वो मनी बिल में इंक्लूड होता है। और साथ ही साथ फाइनल डिसीजन स्पीकर का होगा कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, ठीक है। स्पीकर डिसीजन देता है। अगर स्पीकर ने सर्टिफिकेट दे दिया मनी बिल के ऊपर कि हाँ जी ये अगर कोई प्रोविजन कोई प्रपोजल जो है वो आ गया, इन द केस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता रहे हैं कि ये मनी बिल है, तो स्पीकर डिसाइड करेगा कि वो मनी बिल है या नहीं है। तो स्पीकर ने अगर उसको सर्टिफिकेट दे दी कि ये मनी बिल है तो इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। फिर तो समझो ये पास ही पास है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा की रिकमेंडेशंस या जो भी है वो बाइंडिंग नहीं है। मनी बिल को भी पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए। और साथ ही साथ मनी बिल के केस में देखो ना, मनी बिल हमने पढ़ा कि उसमें एसेंट एक तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ने तो पहले रिकमेंडेशन दे दी, उसके बाद इसमें ऑब्वियसली फिर प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो या पॉकेट वीटो तो यूज ही नहीं कर सकता है। एसेंट मतलब देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल बिल। देखिए अब फाइनेंशियल बिल क्या है, देखिए मनी बिल हमने पढ़ा, फाइनेंशियल बिल जो है फाइनेंशियल बिल के अंडर मनी बिल आता है और दूसरा एक ऑर्डिनरी बिल भी आता है। यानी कि जो फाइनेंशियल बिल है ये दोनों सेम चीज नहीं है, इसका लार्जर डायस्पोरम जो है वो है, इसके अंदर मनी बिल भी आता है, इसके अंदर ऑर्डिनरी बिल भी आता है। यानी कि फाइनेंशियल बिल दो तरीके के हैं, पहला बिल और अमेंडमेंट विच इज मेकिंग प्रोविजन स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 1110, वही सेम मनी बिल की फाइनेंशियल बिल के अंदर मनी बिल की डेफिनेशन क्या दी गई है, वही जो मनी बिल की है सेम 110 के अंदर। नंबर सेकंड, और यही बताया है कि इसमें मनी बिल में नीड्स प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, ये हमने पढ़ा। दूसरा बिल कौन सा है, विच इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। बस ये याद रखिएगा, फाइनेंशियल बिल में जो दूसरा टाइप है उसमें क्या इंक्लूड होता है, CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये आपको सोनाली मैम बजट में पढ़ाएंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है। और पास होता है सिंपल मेजॉरिटी से। तीनों ही हमने अभी तक देखे, सिंपल मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी बिल भी, मनी बिल भी, फाइनेंशियल बिल भी, तीनों ही अभी तक हमने देखा कि सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होते हैं। यानी कि सिंपल मेजॉरिटी क्या है, 50+1, 50% से ज़्यादा प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर हमें अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट, ठीक है, या आर्टिकल 368, ये याद रखना, इसको याद रखना आर्टिकल को, तो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। जॉइंट सिटिंग नहीं है पॉसिबल, हो ही नहीं सकती इस केस में जॉइंट सिटिंग, क्योंकि अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि टोटल मेजॉरिटी। याद सिर्फ इतना याद रखना कि अमेंडमेंट बिल के केस में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। 2/3 मेजॉरिटी होती है, हम पढ़ेंगे स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, अभी आगे पढ़ना है हमें। तो अमेंडमेंट बिल के केस में भी जो प्रेसिडेंट को है अपना एसेंट देना ही देना है, ठीक है, देना ही देना है, सस्पेंड नहीं कर सकता, वीटो या पॉकेट में नहीं डाल सकता, एसेंट देना ही देना है। और इसको बताया गया 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 में कि प्रेसिडेंट को अमेंडमेंट देना ही देना है कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही देना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में। ओके, सो एसेंट्स हमने पढ़ लिए प्रेसिडेंट के। दैट्स ऑल, कीप रिवाइजिंग टिल देन। थैंक यू।